जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुड से मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में अभी अभी कुछ देर पहले यह सूचना मिली है कि मोदी जी की सरकार ने शरद पवार जी को Z+ सिक्योरिटी दे दी। अब प्रश्न ये उठता है कि शरद पवार जी को Z+ सिक्योरिटी क्यों दी गई, उसका कारण क्या है, उसका मकसद क्या है। तो जो मुझे समझ में आता है, पहला मकसद तो यह है कि अपोजिशन कैंप में एक कंफ्यूजन बच जाए। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज में बहुत बड़ी एक्सपर्ट है कि किस प्रकार से डेलिब्रेशंस को चेंज किया जाए, नैरेटिव को चेंज किया जाए। क्योंकि आज के तारीख में महाराष्ट्र के अंदर महायुति जो है वो बहुत बुरे संकट से जूझ रही है और महायुति के जीतने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए माननीय मोदी जी के गुजराती चाणक्य के लिए यह आवश्यक है कि महाविकास अघाड़ी में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए, गोदी मीडिया के माध्यम से एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए, जिससे अब चर्चा ये होने लगे कि शरद पवार जी को Z+ सिक्योरिटी आखिर क्यों दी। ये मकसद है और मानी बात है कि लोगों के दिमाग में एक शंका उत्पन्न होगी कि शरद पवार जी को Z+ सिक्योरिटी क्यों दी, जबकि जब हरियाणा की बेटियां जो पदक विजेता थीं और जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत की थी और मिस हैंडलिंग का और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का केस दर्ज कराया था ब्रजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद थे, उनके खिलाफ, और जब गवाही देने के लिए इन पहलवान बेटियों को पुलिस के पास जाना था तो उनकी तो सिक्योरिटी वापस ले ली गई, लेकिन शरद पवार जी को Z+ सिक्योरिटी दे दी गई। तो अब ये प्रश्न तो उठ रहा है लोगों के दिमाग में, क्यों दे दी गई। तो क्योंकि कंफ्यूजन ये क्रिएट करना चाहती है गोदी मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी। एक कंफ्यूजन तो ये क्रिएट कर रही है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एकजुट होने वाले हैं दोबारा, और उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ युति में आने वाले हैं। एक तो कंफ्यूजन वो ये क्रिएट कर रहे हैं। अब ये नया कंफ्यूजन वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी इसलिए दी गई कि शरद पवार भी महायुति में आने वाले हैं, अजीत पवार के साथ उनका एनसीपी का मिलन होने वाला है और उसके बाद वो महायुति में आने वाले हैं, क्योंकि महायुति के जीतने की कोई भी संभावना महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। तो एक तो उन्होंने नैरेटिव चेंज करने के लिए यह किया, शरद पवार को संदिग्ध बनाने का प्रयास किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अपने सहयोगियों को, जिन्हें वास्तविकता में Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता है, मणिपुर जैसे राज्य में जहां उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी ज्यादा बगावत है कि उन्हीं के पार्टी के विधायक उनके खिलाफ बगावत कर चुके हैं, जहां पे 2 पार्लियामेंट सीट है मणिपुर के अंदर और मैतीय समाज भी जहां बहुमत में है वहां भी कांग्रेस जीती है, और जहां कुकी समाज है वहां भी कांग्रेस जीती है। माने वहां पे विद्रोह बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे वहां के नागरिकों को सिक्योरिटी न दे पाने वाली सरकार शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी क्यों दे रही है। शरद पवार जी ने खुद यह स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें Z+ सिक्योरिटी इसलिए दी गई है, और यह शरद पवार ने कहा है क्योंकि शरद पवार हिंदुस्तान में आज के समय में वास्तविक चाणक्य हैं। उन्हें राजनीतिक दिशा पता है, उन्हें पता है कि क्या राजनीति में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए। ये शरद पवार जी से बेहतर कोई नहीं जानता। शरद पवार जी को यह भी पता है कि इस बार महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। उन्हें यह भी पता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में पिछली बार चुनाव में जैसे वित्त मंत्री के पतिदेव ने कहा कि करीब 79-80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने सीटों का हेरफेर किया, चुनाव आयोग ने उनका पूरा साथ दिया। लेकिन अब यह संभव इसलिए नहीं है कि राज्य महाराष्ट्र भी उनके हाथ से जाने वाला है, हरियाणा भी जाने वाला है, झारखंड भी हेमंत सोरेन के पास रहने वाला है, और जम्मू कश्मीर भी जाने वाला है। तो राज्य सरकार की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ रहने वाले नहीं है।
जिस मकसद से उन्होंने बिहार की सरकार पलटी थी और महाराष्ट्र सरकार पलटी थी, वो 4 महीने में चेंज होने वाला है। तो शरद पवार को यह बात पता है कि महाविकास अघाड़ी जीतने वाली है और पार्लियामेंट के इलेक्शन में अगर सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट किन्हीं दो पार्टीज का था तो वो एनसीपी और कांग्रेस का था और बीजेपी का सबसे खराब था। तो बीजेपी को यह पता है कि अगर वहां पे रेस्पेक्टेबल सोर्स उनको मिला है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, तो एकनाथ शिंदे की वजह से मिला है। तो अजीत पवार भी फेल हो गए और भारतीय जनता पार्टी भी फेल हो गई और एकनाथ शिंदे को वो प्रोजेक्ट कर नहीं सकते ऐसे मुख्यमंत्री की, वरना बीजेपी की जो डोमिनेशन है महाराष्ट्र के अंदर वो खत्म हो जाएगी, एकनाथ शिंदे उनको खत्म कर देंगे। तो शरद पवार को यह तो पता है कि अब सत्ता में जो रास्ता है और जितना संघर्ष उन्होंने 4-5 साल के अंदर किया है, वो संघर्ष का अंतिम परिणाम 4 महीने में आने वाला है। तो शरद पवार जी का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको Z+ सिक्योरिटी इसलिए दी है कि उनकी जासूसी की जा सके। शरद पवार के एक एक मूवमेंट का पे निगाह रख सके जो सिक्योरिटी एजेंसी है, किससे बात कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कौन उनके पास आ रहा है, ये सारी सूचना गृह मंत्रालय को दी जा सके। कौन भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का नेता उनसे मिल रहा है, इसकी सूचना होम मिनिस्ट्री को दी जा सके, ताकि होम मिनिस्टर अपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से इन लोगों को जो शरद पवार से मिल रहे हैं, इन पे अंकुश लगा सके। तो एक तो कंफ्यूजन क्रिएट करना ऑब्जेक्टिव है, नैरेटिव को चेंज करना ऑब्जेक्टिव है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को संदिग्ध बनाना ऑब्जेक्टिव है, और असली मुद्दा जो शरद पवार ने कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जीतने वाले हैं और सत्ता परिवर्तन होने वाला है, राज्यों में तो होने ही वाला है, केंद्र में भी कब होगा ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में महाविकास अघाड़ी कितनी अच्छी तरह से जीतती है, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में कितनी अच्छी तरह से जीतती है। जैसी अभी तक अपेक्षा है और जैसा सोचा जा रहा है, हरियाणा में 90 में से करीब करीब 60 सीटें, 70 सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना है। जम्मू एंड कश्मीर में एनसी को और कांग्रेस को स्पष्ट 2/3 बहुमत मिलने की संभावना है। महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी को 2/3 बहुमत मिलने की संभावना है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, शिव सैनिकों को नाराज किया, एनसीपी को तोड़ा, मराठाओं को नाराज किया, उसके बाद उनकी परिस्थिति और देवेंद्र फडणवीस भी आज की तारीख में एक लायबिलिटी बन गए महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो कि वहां के एकमात्र कर्ता धर्ता थे, जो पहले मुख्यमंत्री रहे और अब उप मुख्यमंत्री। तो शरद पवार पे एक प्रकार का दबाव डालना और उनकी जासूसी करना और उनकी सूचना गृह मंत्रालय तक पहुंचाना, यह मकसद है। और हो सकता है कि कुछ दिनों में जो ऐसे कद्दावर नेता हैं अपोजिशन के, उनको भी Z+ सिक्योरिटी के नाम पे, जबकि कोई आज के तारीख में शरद पवार पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। सिक्योरिटी थ्रेट तो है विनेश फोगाट पे, साक्षी मलिक पे, बजरंग पूनिया पे, उन्हें तो सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई। और जबकि कांग्रेस ने, हुड्डा जी ने विनेश फोगाट से मुलाकात की, उसके बाद प्रियंका गांधी ने मुलाकात की, और यह खबर बहुत तेजी से मार्केट के अंदर है, जो करीब करीब 100% सच होने वाली है कि विनेश फोगाट इलेक्शन लड़ने वाली हैं और जीतने वाली हैं, और जीतने के बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनने वाली हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो उन्हीं की बहन शायद चुनाव लड़ेंगी, वो कोई मुकाबला नहीं है। विनेश फोगाट हैंड्स डाउन विल विन। और जब वो खेल मंत्री बनेंगी तो उसके बाद खेल के अंदर जो बिटियों का और महिलाओं का शोषण होता है, जैसे संदीप सिंह पुराने मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, जो हॉकी के खिलाड़ी थे, और उन्होंने वहां पे हॉकी के कोचेस के साथ दुर्व्यवहार किया था, और सबकी मांग करने के बावजूद खट्टर साहब ने उनको पद से नहीं हटाया था, बाद में हटाना पड़ा था, जबकि उनको जेल जाना चाहिए था। तो ये परिवर्तन हो रहा है, जिसमें विपक्षी दलों पर निगाह रखने के लिए, उनके मूवमेंट्स पे निगाह रखने के लिए, नैरेटिव को चेंज करने के लिए, और गोदी मीडिया के माध्यम से अब आज शाम से आप देखिएगा प्रलाप शुरू हो जाएगा कि शरद पवार महायुति में आने वाले हैं, और वो मानी बात है कि देश के बहुतांश
ऐसे लोग हैं, बहुत सारी जनता ऐसी है जो अभी यूट्यूब नहीं देखती है, वो बहुत ज्यादा टीवी को देखती है, और टीवी के माध्यम से जब दिन रात ये झूठ बोला जाएगा, शरद पवार के बारे में झूठ बोला जाएगा, तो कुछ लोगों के दिमाग में संशय शायद बलवती हो जाए कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार का भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन कोई भी आज की तारीख में जो व्यक्ति थोड़ी भी राजनीतिक समझ रखता है और शरद पवार जैसा परिपक्व राजनेता न भी हो, उसको यह पता है कि अब अगले जो इबादत लिखी जाने वाली है, जो अगले अक्षर लिखे जाने वाले हैं, वो विपक्षी दलों के होंगे। और चाहे सी वोटर सर्वे और बाकी सर्वेक्षण एजेंसीज कितना भी बताती रहें कि मोदी जी अभी भी सबसे पसंदीदा नेता हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन राहुल गांधी की छवि जिस प्रकार से इंप्रूव हो रही है, अब ट्रेंड में है, और मोदी जी की जिस प्रकार से डाउन ट्रेंड में है, आज अगर इंडिपेंडेंट कोई सर्वे कराए तो राहुल गांधी की छवि ज्यादातर हिंदुस्तान के प्रदेशों में माननीय मोदी जी से ज्यादा है। और जिस प्रकार से विदेशों में जाकर वो इस समय लग रहा है कि जैसे वहां से इलेक्शन लड़ेंगे, और हिंदुस्तान में इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद वो यूक्रेन घूम रहे हैं, पोलैंड घूम रहे हैं, थोड़ी दिन पहले रूस गए थे, बार बार इटली चले जाते हैं। तो आज की तारीख में राहुल गांधी तो हिंदुस्तान में जमे हैं और माननीय मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, जबकि पहले कहा जाता था भक्तों के द्वारा कि राहुल गांधी इटली चले जाएंगे। वो तो इटली गए नहीं गए, मोदी जी जरूर इटली, यूक्रेन, रूस, पोलैंड, पता नहीं कहां कहां घूम आए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।